हेलो दोस्तों, आज हम इतिहास से संबंधित एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें विगत वर्षों में इतिहास से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो आइए टॉपिक से संबंधित हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, पेरिप्लस मेरिस एरिथ्रियस की संभावित तिथि इनमें से कौन सी है? पेरिप्लस ऑफ एंथियन सी यह प्रथम शताब्दी में भारत के बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं की जानकारी मिलती है। इस पुस्तक में भारत के रोम और चीन के साथ व्यापार की महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई है। तो इसका सही उत्तर है प्रथम और द्वितीय शताब्दी ईस्वी। अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार अपरार्क राजा थे। तो याज्ञवल्क्य स्मृति जो होती हैं वो विधि विषयक संबंधित ग्रंथ होते हैं। तो इसका सही उत्तर है शिलाहार राजवंश से संबंधित थे। याज्ञवल्क्य स्मृति से संबंधित अन्य टीकाएं हैं विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा, दूसरी है विश्वरूप की बालकीर्णा। हमारा अगला प्रश्न है, विज्ञानेश्वर की विख्यात पुस्तक मिताक्षरा किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है हिंदी विधि शास्त्र से। विज्ञानेश्वर द्वारा लिखित मिताक्षरा यह हिंदू उत्तरदायित्व तथा अन्य विषयक कानून से संबंधित टीका है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा पुरातन लेख है जो विशेषकर कानूनी विषयों से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है नारद स्मृति। स्मृतियाँ हम लोग जैसे जान चुके हैं कि यह विधि विषयक ग्रंथ हैं। तो जैसे नारद स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, कात्यायन स्मृति है, यह पूर्णतः विधि विषयक स्मृतियाँ हैं। कात्यायन स्मृति में सर्वप्रथम भूमि पर राजकीय स्वामित्व का सिद्धांत मिलता है। वहीं देवल स्मृति में वे हिंदू जिन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था उन्हें पुनः हिंदू धर्म में लाने का प्रावधान मिलता है। मनुस्मृति को मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध जातक हैं? तो इसका सही उत्तर है बाबेरू जातक और ब्रह्म जातक। तो इसका उत्तर है दूसरा सही, पहला और दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से लेखक याज्ञवल्क्य स्मृति पर अपनी टीकाओं के लिए विख्यात हैं? तो हमने अभी ऊपर ही देखा था जिसमें हमने बताया था कि याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर और विश्वरूप ने अपनी टीकाएं लिखी हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा, 1, 3 और 4, अपरार्क, विज्ञानेश्वर और विश्वरूप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन आ, मिताक्षरा धारा के अनुसार एक पिता अपने जीवन काल में अपने पुत्रों में अपनी संपत्ति का बंटवारा कर सकता है। कारण है, मिताक्षरा ने यह माना है कि जन्म के आधार पर पूर्वजों की संपत्ति पर पुत्रों के स्वामित्व का अधिकार हो। तो इसका सही उत्तर है कथन एक, ऑप्शन 1। कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति गद्य में है? स्मृतियाँ प्रायः पद्य में होती हैं किंतु विष्णु स्मृति अपवाद है जो कि गद्य में है। इसका सही उत्तर विष्णु स्मृति है। अगला प्रश्न है, मिताक्षरा याज्ञवल्क्य की कानूनी पुस्तक पर एक टीका को इसके द्वारा लिखा गया है। तो मिताक्षरा जो बुक है वो हमें पता है कि विज्ञानेश्वर द्वारा लिखी गई है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा 4, विज्ञानेश्वर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति पर लिखी गई अपनी टीका के लिए प्रसिद्ध है? मनुस्मृति पर लिखी गई टीकाओं में भारूची, मेधातिथि, गोविंदराज, कुल्लुक भट्ट, रामचंद्र, रघुनंदन आदि स्मृतियों के लिए टीकाकार प्रसिद्ध हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेधातिथि।
इस पे भारूची ने भी टीका लिखी है। भारूची मनुस्मृति के सबसे प्राचीन टीकाकार हैं, वहीं मेधातिथि पूर्व मध्यकालीन प्रसिद्ध टीकाकार हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मनुस्मृति पर टीकाकार नहीं है? तो अभी हमने देखा था कि मेधातिथि टीकाकार हैं, कुल्लुक टीकाकार हैं, गोविंदराज हैं, किंतु सायन नहीं है। सायन ने ऋग्वेद पर सबसे प्रसिद्ध और प्रामाणिक भाष्य लिखा है। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो पहला देखते हैं, मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दायभाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। दूसरा कथन है, मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दायभाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। तीसरा कथन है, मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दायभाग व्यवस्था के परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों दोनों की संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, केवल बी सही है। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दायभाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार कर सकते थे। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी एक बार पूछा जा चुका है। तो हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट, भारत में पढ़े जा चुके प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। कथन दूसरा है, अभिलेखों के लेखन के माध्यम में संस्कृत का व्यापक प्रचार ईसा की 4वीं और 5वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन तब भी प्राकृत का प्रचलन जारी रहा। इसका सही उत्तर है पहला। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कंग्यूर और तेंग्यूर हैं, तो ये बौद्ध साहित्य से संबंधित हैं। एक कंग्यूर और तेंग्यूर तारानाथ द्वारा लिखे गए हैं। इनका समय काल है 1575 से 1634 तक। तारानाथ तिब्बती बौद्ध धर्म के ज्वानांग संप्रदाय के एक लामा थे। उनका मूल नाम कुनुदुंगा था। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय सिक्कों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? इसका कथन देखते हैं। यूनानी शासक डिमेट्रियस भारत में द्विभाषिक सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक था। दूसरा, कुषाण शासक कुजुल कैडफिसकस भारत में स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक था। तीसरा, मित्र शासकों के सिक्के मथुरा इसके आसपास प्राप्त हुए हैं। सभी गुप्त शासकों ने ऐसे सिक्के जारी किए जिनमें उन्हें धनुष के साथ दिखाया गया है। तो इसका सही उत्तर है कथन दूसरा, कुषाण शासक कुजुल कैडफिसस भारत में स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के इंडो ग्रीक शासकों द्वारा उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शुरू किए गए थे। मेनांडर प्रथम इंडो ग्रीक शासक था जिसने पश्चिमोत्तर क्षेत्र में स्वर्ण सिक्के जारी किए। मेनांडर के सिक्कों पर धर्मचक्र तथा उल्लूक का चित्रण मिलता है। सामान्यतः कुषाण शासक भीम कैडफिसस को भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के प्रतिष्ठित करने का श्रेय दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? पहला, राजतरंगी में सदैव तथ्य तथा दंतकथा में भेद नहीं किया गया। दूसरा, आरण्यक में बलि संबंधी अनुष्ठानों की प्रतीकात्मक एवं दार्शनिक विधि से व्याख्या की गई है। तीसरा है, वेदांग साहित्य का सामान्य काल 600 ईस्वी से 200 ईसा पूर्व है। चौथा है, उत्तर आधुनिकतावाद के अनुसार कोई ग्रंथ एक ही साथ अनेक अर्थ प्रदान करने में समर्थ हो तो वह एक गत्यात्मक सत्ता नहीं है। इसका सही उत्तर है कथन चौथा, केवल ए और बी और सी। अगला प्रश्न है,
भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त प्राचीनतम सिक्का किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है पंचमांक सिक्के। इनको आहत सिक्के भी कहा जाता है क्योंकि इन सिक्कों को थप्पा विधि के द्वारा बनाया जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम सिक्कों का पुरातात्विक प्रमाण 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मिलता है। इन सिक्कों पर आहत या पंचमांक सिक्के कहा जाता है। सर्वप्रथम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने निर्माण विधि के आधार पर इन्हें आहत नाम दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, आहत सिक्कों के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला, यह कभी भी राज्य द्वारा नहीं किए गए हैं। दूसरा, इन पर प्राकृतिक में लंबे लेख खुदे हुए हैं। तो इसका सही उत्तर है चौथा, ना तो एक और ना ही दो। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम उपलब्ध भारतीय सिक्के किस धातु के बने हुए थे? तो इसका सही उत्तर है तांबा और चांदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्कृत कृतियों में से कौन सी एक ऐतिहासिक नाटक नहीं है? तो इसका सही उत्तर है हर्षचरित। मालविकाग्निमित्रम यह कालिदास की रचना है। मुद्रा रक्षक यह विशाखा दत्त की रचना है जो कि गुप्त काल के नाटककार हैं। जबकि स्वप्नवास दत्ता यह कृत भास की है। तो हमारा यह प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। अगली वीडियो में हम आगे के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।